हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे ये एक मिलिट्री साइंस फिक्शन मूवी है जो हाल ही में Amazon प्राइम वीडियोस पे द टुमारो वॉर के नाम से रिलीज की गई है। स्टोरी स्टार्ट होती है दिसंबर 2022 की एक रात को, जहां एक हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर डैन फॉरेस्टर के घर पे क्रिसमस की पार्टी चल रही थी। वो अपने फैमिली के साथ बैठ के फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैन ने आर्मी रिसर्च सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, पर उसके पास इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे ये जॉब नहीं मिलती और वो बहुत अपसेट हो जाता है। फुटबॉल का मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच गया था, पर अचानक फील्ड के बीच में ही एक वर्म होल ओपन होता है और उसमें से 50-60 हथियारबंद लोग बाहर निकल आते हैं। उनकी लेफ्टिनेंट बोलती है कि वो सब 30 साल भविष्य से आए हैं और फ्यूचर में इंसानों की एलियंस के साथ जंग हो रही है जिसमें इंसान हार रहे हैं। इसलिए वो लोगों को रिक्रूट करने के लिए पास्ट में आई हुई थी और पूरी दुनिया से हेल्प करने के लिए कह रही थी। दुनिया भर से लोगों को फ्यूचर में एलियंस के साथ लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। करीब 1 साल से ये सब चल रहा था और लाखों लोगों को जंग पर भेजा जा चुका था। बहुत लोग मारे भी गए थे। इसलिए 2023 तक दुनिया भर में इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। लोग इस जंग का विरोध करने लगे थे। हर हफ्ते हजारों सिविलियंस को सोल्जर्स बना के फ्यूचर में भेजा जाता था, पर 30% लोग ही वापस आते थे। और इतना सब करने के बाद भी फ्यूचर में इंसानों की पॉपुलेशन 5 लाख से कम थी और एलियन से जीतना मुश्किल लग रहा था। डैन की बेटी म्यूरी बहुत डरी रहती थी, ये सोच के कि उसके भी मॉम या डैड को फ्यूचर में भेज दिया जाएगा, पर डैन और उसकी वाइफ एमी उसे हौसला देते रहते थे। म्यूरी एक बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी और साइंस में बहुत तेज थी। वो बड़ी होकर अपने पापा जैसी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनना चाहती थी। एक दिन डैन को एक नोटिस मिलता है कि उसे भी वॉर पे जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। जब वो रिपोर्ट करता है तो उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है जो उसके बायो सिग्नेचर से जुड़ी हुई थी और उसका काम खत्म होने के बाद ही उसे उतारा जा सकता था। ये डिवाइस अर्थ पे उसे कहीं भी ट्रैक कर सकती थी। उसे फ्यूचर में 7 दिनों के लिए जंग का हिस्सा बनना था और 7 दिन बाद वो कहीं भी होता, उस डिवाइस की मदद से खुद ब खुद फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ जाता। वहाँ एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर उसे बताती है कि वो 7 साल बाद मर जाएगा और इसलिए उसे इस जंग के लिए चूज किया गया था क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम बची थी। डैन को जंप डिवाइस के साथ छेड़खानी करने के लिए मना किया जाता है और 24 घंटे का टाइम दिया जाता है जरूरी काम निपटाने के लिए। जब वो घर पहुंचता है तो एमी उसे वहां से भागने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि अगर वो भाग गया तो एमी को उसके जगह पर लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। एमी के बहुत इंसिस्ट करने के बाद डैन डिवाइस निकलवाने के लिए अपने डैड के पास पहुंचता है। डैन की उसके डैड से अच्छी नहीं बनती थी। जेम्स कई लोगों के जंप डिवाइसेस निकाल चुके थे, पर डैन के डिवाइस निकालते हुए दोनों की कहासुनी हो जाती है और डैन डिवाइस को निकाले बिना वहां से वापस चला जाता है। डैन अपनी फैमिली को बाय बोलता है और बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करता है। यहाँ हर तरह के लोग आए हुए थे और उन्हें डी फोर्स और आर फोर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। डैन आर फोर्स में था और वहाँ कुछ और आर फोर्स के लोगों से उसकी पहचान हो जाती है। वहाँ उसे डोरियन नाम का एक आदमी मिलता है जो तीसरी बार फ्यूचर में जंप कर रहा था। उसने अपने गले में एक एलियन का पंजा पहन रखा था। ये चार्ली था जो अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में डॉक्टरेट था और वॉलिस टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर था। चार्ली की एक थियरी थी जिसके मुताबिक फ्यूचर से आए हुए फ्यूचर सोल्जर्स ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे जो पॉसिबली जब तक ये वॉर चालू होगा तब तक मर चुके थे, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग 40 के ऊपर के थे और जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे वो बहुत यंग थे, तो शायद प्रेजेंट में अभी तक वो पैदा भी नहीं हुए थे। ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस हर 6 दिन के बाद अपने घोंसले में वापस चले जाते थे आराम करने के लिए और इसी दिन प्रेजेंट से सोल्जर्स को फ्यूचर में जंप करवाया जाता था। इन एलियंस की कमजोरी सिर्फ इनके पेट और गले में थी, जहां गोली मारने पर उन्हें मारा जा सकता था। अचानक अलार्म बजने लगता है और उन्हें शेड्यूल टाइम से पहले ही इमरजेंसी में जंप करवाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि फ्यूचर में एलियंस पर रिसर्च करने वाली एक लैब पर हमला हुआ था और अगर ये रिसर्च लैब डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसान जंग हार जाएंगे। जंप करवाने के दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मायामी बीच पे लैंड होने के बदले बिल्डिंग्स के ऊपर लैंड होते हैं, जिस वजह से कई लोग उसी वक्त मारे जाते हैं। लकीली डैन एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में लैंड होता है और बच जाता है। वहाँ लैंड होते ही उन्हें उनका पहला असाइनमेंट मिलता है जिसमें उन्हें रिसर्च टीम को रेस्क्यू करना था और ये काम उन्हें जल्दी करना था क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे मायामी पर कब्जा कर लिया था और आर्मी व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक करने वाली थी। क्योंकि डैन के पास आर्मी का एक्सपीरियंस था तो ये मिशन उसे लीड करने के लिए दिया जाता है। डैन तुरंत ही अपने टीम को लेके रेस्क्यू मिशन पर निकलता है।
जब वो रिसर्च लैब तक पहुंचते हैं तो उन्हें रिसर्च टीम मिल जाती है, पर उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कमांड उन्हें बताता है कि अगर व्हाइट स्पाइक्स लाशें छोड़ते हैं तो वो उन्हें खाने के लिए वापस जरूर आते हैं, इसलिए उन्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। डैन को ऑफिस से रिसर्च हार्ड ड्राइव्स और दूसरी बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने के लिए कहा जाता है और वो अपने टीम के साथ सारे सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद वहां से निकलता है, पर उन पे व्हाइट स्पाइक्स का हमला हो जाता है। वो किसी तरह बिल्डिंग से बाहर आते हैं। उन्हें लेने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है, पर रेस्क्यू टीम पर व्हाइट स्पाइक्स हमला करके उन्हें मार देते हैं। उन्हें पैदल ही भागना पड़ता है, जिस वजह से डैन की पूरी टीम मारी जाती है। स्ट्राइक टीम हमला कर देती है और डैन सिर्फ चार्ली और डोरियन के साथ ही लौट पाता है। डैन को जब होश आता है तो वो एक आर्मी एनकैंपमेंट में था, जहां वो कर्नल फॉरेस्टर से मिलता है। कर्नल फॉरेस्टर से कुछ देर बात करने के बाद डैन को पता चलता है कि ये उसकी बेटी म्यूरी थी। म्यूरी उसे बताती है कि उसने MIT से बायोटेक्नोलॉजी में PhD कर रखी थी और वो मेन रिसर्चर थी जो इन एलियंस को मारने का रास्ता ढूंढ रही थी। डैन को उस पर बहुत प्राउड फील होता है, पर म्यूरी बहुत ही फॉर्मल बिहेव कर रही थी। म्यूरी डैन को बताती है कि अगले कुछ हफ्तों में ही पृथ्वी पर से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। म्यूरी डैन से कहती है कि उसने किसी खास वजह से डैन को बुलाया है और वक्त आने पर वो बताएगी कि वो वजह क्या थी। म्यूरी डैन को एक फीमेल व्हाइट स्पाइक एलियन दिखाती है जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जमीन के नीचे घोंसला बनाते हैं और मेल व्हाइट स्पाइक्स उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। घोंसला हटाने के लिए म्यूरी ने उनपे एक जहर से हमला किया था, जिससे सभी मेल व्हाइट स्पाइक्स मर गए थे, पर ये फीमेल व्हाइट स्पाइक अभी भी जिंदा थी। उस पे जहर का कोई असर नहीं हो रहा था। म्यूरी इस फीमेल को पकड़ के उस पे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी, जिससे वो एक ऐसा जहर बना सके जिससे सभी मेल्स और फीमेल्स सारे व्हाइट स्पाइक्स मर जाए। डैन म्यूरी और उसके टीम के साथ फीमेल व्हाइट स्पाइक के घोंसले पर पहुंचता है, जहां उसे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। फीमेल व्हाइट स्पाइक सबको मार रही थी। म्यूरी मदद करने के लिए नीचे चली जाती है, पर व्हाइट स्पाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और म्यूरी पे अटैक कर देती है। तब डैन आके म्यूरी को बचा लेता है और व्हाइट स्पाइक को केज में बंद कर दिया जाता है, पर फीमेल व्हाइट स्पाइक ने हेल्प के लिए आवाज लगा दी थी और आसपास के सभी मेल व्हाइट स्पाइक्स उसे बचाने के लिए आ गए थे। म्यूरी और डैन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते हैं। मायामी में लास्ट रिसर्च फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद म्यूरी अब समंदर के बीच में एक ऑयल डिग में थी, जहाँ पे जंप लिंक सेटअप किया हुआ था, जहाँ म्यूरी फीमेल व्हाइट स्पाइक पे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा ड्रग बनाने की कोशिश कर रही थी जिसकी मदद से सारे व्हाइट स्पाइक्स को एक साथ मारा जा सके। डैन अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ उसे हेल्प कर रहा था। म्यूरी पूरी रात काम करती रहती है और सुबह तक वो एक ऐसा पॉइजन बना लेती है जिससे सभी व्हाइट स्पाइक्स को एक साथ खत्म किया जा सकता था। म्यूरी वो पॉइजन डैन को देके उसे पास्ट में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि म्यूरी के पास ना रिसोर्सेज बची थी और ना वक्त। वो डैन से उसे पास्ट में ले जाके मास प्रोडक्शन करवाने के लिए कहती है, ताकि जब तक ये एलियंस हमला करे इंसानों के पास उन्हें मारने का तरीका रेडी हो। पर अब तक इस एलियन को होश आ जाता है और वो हेल्प के लिए सिग्नल भेज देती है, जिस वजह से हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स वहां आके फैसिलिटी को तबाह करने लगते हैं। आज का दिन फ्यूचर में डैन का आखिरी दिन था, तो वो अपने आप जंप कर जाता है और अपने टाइम में वापस पहुंच जाता है। जब वो अपना होश संभालता है तो वो जहर की बात ऑफिसर्स को बताता है, पर फिर उसे पता चलता है कि ऑयल डिग फैसिलिटी तबाह होते ही जंप लिंक बर्बाद हो गया और अब फ्यूचर से ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। इंसान जंग हार चुके थे। अपने पास वाली बेड पे डैन को चार्ली दिखता है, जो भी फ्यूचर से लौट आया था, पर शर्मिंदा था कि वो व्हाइट स्पाइक्स के साथ लड़ने के बजाय छुप गया था। घर वापस जाने के बाद डैन अपनी बेटी को वापस देखता है, जिसे वो फ्यूचर में मरता हुआ छोड़ आया था। फ्यूचर से लौटने के बाद डैन काफी बदल गया था। वो घंटों तक अपनी बेटी के रूम में बैठा रहता था। उसने अपनी बीवी को फ्यूचर में म्यूरी से मिलने की बात बताई और ये भी कि म्यूरी ने एलियंस को मारने वाली पॉइजन बनाई, पर अब वो उस जहर को वापस उसके पास नहीं भेज सकता। उसकी वाइफ के साथ बात करते हुए दोनों को ये रियलाइज होता है कि ये एलियंस 30 साल के बाद अर्थ पे नहीं आने वाले थे, बल्कि वो पहले से ही अर्थ पे है। पहले के सुलझते ही डैन अथॉरिटीज के पास नहीं जाता, क्योंकि उनको थियोरी समझाने में और प्रोटोकॉल फॉलो करने में ही वो सालों निकाल देते। वो सीधा जाता है डोरियन के पास। डैन उसे थियोरी समझाता है और वो समझ भी जाता है, और वो दोनों मिलके पहुंचते हैं चार्ली के पास, जो कि वेलिस टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर था। जहां चार्ली उस पंजे को चेक करके बताता है कि उसमें धूल मिट्टी नहीं बल्कि वोल्केनो से निकला हुआ राख लगा है, जो कि चाइना के आसपास कहीं से है।
पर व्हाइट स्पाइक्स ने पहली बार रशिया में हमला किया था, तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनके पंजों पर चाइना के वोल्केनो का राख कैसे लगा है। ये पता करने के लिए कि चाइना की ज्वालामुखी का राख रशिया कैसे पहुंची, वो तीनों किसी वोल्केनो एक्सपर्ट को ढूंढते हुए किसी साइंटिस्ट के पास नहीं, बल्कि डैन के हाई स्कूल स्टूडेंट के पास पहुंच जाते हैं, जिसे वोल्केनोज के बारे में सब कुछ जानने का शौक था। मार्टिन उन्हें मिलेनियम इरप्शन के बारे में बताता है और रशिया में वो लोकेशन भी बता देता है जहां ये वोल्केनो ऐश उन्हें मिल सकता था। अब उन्हें रशिया जाना था, तो वो गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं और जैसा कि होता है उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट से हेल्प ना मिलने के बाद डैन अपने डैड के पास पहुंचता है, उनकी हेल्प मांगता है, जो इस काम के लिए मान जाते हैं। कुछ जिंदा बचे फ्यूचर सोल्जर्स जितना हो पाया उतना जहर बना के लाए थे और ये सब रशिया पहुंच जाते हैं एलियंस के स्पेसशिप को ढूंढने और उन्हें मारने के लिए। फाइनली उन्हें बर्फ में दबा वो एलियन स्पेसशिप मिल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। बाहर जेम्स और चार्ली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर रुक जाते हैं। शिप के अंदर उन्हें एलियन कार्गो पॉड्स मिल जाते हैं, पर एक एलियन को मारते ही दूसरे एलियंस जाग जाते हैं। डोरियन और फ्यूचर सोल्जर शिप के अंदर रुक जाते हैं, उसे दबा करके सभी व्हाइट स्पाइक्स को रोकने के लिए, पर एक फीमेल व्हाइट स्पाइक कुछ मेल व्हाइट स्पाइक्स के साथ भाग जाती है। चार्ली और जेम्स मेल्स को रोक लेते हैं, पर फीमेल वहां से भाग जाती है। डोरियन एलियन शिप को ब्लास्ट कर देता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है पर एवलांच नहीं आता, जो कि बहुत अजीब बात है। पर अच्छी बात ये थी कि डैन बच जाता है और फीमेल व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए जेम्स के साथ उसे ढूंढने निकलता है। उसे ढूंढने के बाद एलियन और डैन की बॉलीवुड स्टाइल में फिस्ट फाइट होती है। डैन बार बार एलियन के मुंह के अंदर हाथ डालता हुआ उसे पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है और लास्ट एलियन भी मारा जाता है। गवर्नमेंट पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट खुद ले लेती है और डैन की उसके फैमिली के साथ रियूनियन से ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। पर मैं ये सोच रही थी कि अगर डैन ने सभी एलियंस को यहाँ प्रेजेंट में मार दिया तो एलियंस फ्यूचर में हमला नहीं करेंगे और डैन टाइम ट्रेवल करके कभी फ्यूचर में नहीं जाएगा। वो फ्यूचर में नहीं जाएगा तो उसे एलियंस को मारने वाला पॉइजन नहीं मिलेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ एलियंस बर्फ में दबे पड़े हैं, तो कोई उन्हें मारने नहीं आएगा और कोई उन्हें मारने नहीं आएगा तो वो फ्यूचर में फिर से हमला करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Until next movie explanation, goodbye and take care.